हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है विश्व कृषि प्रदेशों की प्रारूपता। यानी कि जो वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल रीजन्स है, कितने टाइप्स के एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं, इसका जो डिवाइडिंग किया गया है, ये किस बेसिस पे किया गया है। और आज का मेनली हम लोग का टॉपिक है विटलसी का वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विटलसी ने क्या बोला था वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन्स के बारे में और किस बेसिस पे उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। तो गाइज ये प्रॉपर एक नोट्स है, आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिंपली बीए ज्योग्राफी ऑनर से कर रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एंजल बर्च, भौतिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण। कृषि एक गतिशील संकल्पना है तथा कृषि भूदृश्य परिवर्तनशील है, अतः कृषि प्रकारकी को कृषि वर्गीकरण का आधार माना। ये जो एंजल बर्च है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीक का है और ये एंजल बर्ग। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एंजल बर्ग ने क्या किस आधार पे जो है अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो एक एंजल बर्ग नाम के विद्वान थे जिन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया था वो भौतिक कारकों के आधार पर दिया था। भौतिक कारकों के आधार पर यानी कि गाइस जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, वहाँ का रिलीफ फीचर्स, इस बेसिस पे। ठीक है, और वहीं पे दूसरे जो विद्वान हैं ग्रीक महोदय, इन्होंने किस बेसिस पे वर्गीकरण किया है, वो बोला है कि कृषि एक गतिशील संकल्पना है तथा कृषि भूदृश्य परिवर्तनशील है, अतः कृषि प्रकारकी को कृषि वर्गीकरण का आधार माना। तो एंजल बर्च ने तो जैसे कि यहाँ पे देखा हम लोगों ने भौतिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण दिया, लेकिन जो ग्रीक महोदय है उन्होंने बोला कि जो एग्रीकल्चर है वो डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि गतिशील संकल्पना है और इसमें हमेशा जो है परिवर्तन होते रहता है। तो इन्होंने अपना वर्गीकरण माना है कृषि का जो जितना प्रकार है, ठीक है, कितने टाइप्स के कृषि किया जाता है उसके आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। कृषि में मशीनीकरण, वाणिज्यीकरण, फसल प्रतिरूपण आदि का प्रभाव जैसे कि तापमान, वर्षा जैसे भौतिक कारकों से पृथक है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि मतलब कृषि कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कृषि जैसे कॉमर्शियल फार्मिंग होता है, एक इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, इस तरह से अपना जो दिया था। ठीक है, और वहीं पर अब हम लोग देखते हैं विटलसी महोदय ने क्या बोला है। तो विटलसी के वर्गीकरण में कृषि के प्रादेशिक प्रतिरूप का वर्गीकरण करते हुए दोनों वेरिएबल्स यानी कि भौतिक अभौतिक का ध्यान रखा गया है। कृषि का तात्पर्य फसलों के उत्पादन एवं पशुपालन से है, क्योंकि दोनों ही भूमि पर मिट्टी की उत्पादकता क्षमता पर आधारित है। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एंजल बर्च जो थे वो भौतिक कारकों पे अपना वर्गीकरण दिए थे और ग्रीक महोदय जो थे उन्होंने कृषि प्रकार की यानी कि कितने प्रकार से हम लोग कृषि कर सकते हैं उसके आधार पर अपना वर्गीकरण दिया था। और यहीं पे विटलसी ने क्या बोला है, विटलसी ने जो है भौतिक अभौतिक यानी कि दोनों फीचर्स वेरिएबल्स को रखा है अपने वर्गीकरण में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि कृषि का तात्पर्य फसलों के उत्पादन एवं पशुपालन से है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कृषि मतलब कृषि हम लोग सिंपली जानते हैं कि अगर फसल उत्पादन किया जाता है तो उसे कृषि बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे कृषि का मतलब पशुपालन भी होता है गाइस, क्योंकि ये भी एक एग्रीकल्चर में ही आता है। जैसे हम लोग कोई भी पशुओं को जैसे कि पालते हैं, डेयरी फार्मिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पशुपालन और फसलों का उत्पादन ये दोनों को सम्मिलित किया है इन्होंने, विटलसी महोदय ने। और दोनों का जो उत्पादकता होता है वो मिट्टी की क्षमता पर ही आधारित होता है। जैसे कि गाइस अगर जहाँ की मिट्टी अगर अच्छी है, ठीक है, तो वहाँ पे फसल भी अच्छी होगी, अधिक होगी। और जहाँ पे जो है फसल मतलब मिट्टी अच्छी है वहाँ पे पशु के लिए चारा भी अधिक उपलब्ध होगा, तो वहाँ पे जो है पशुपालन भी अधिक होगा। तो इस तरह से दोनों जो है वो मिट्टी पे डिपेंड करते हैं, सॉइल पे। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि विटलसी का जो वर्गीकरण इन्होंने किया है वो किस आधार पर किया है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए विटलसी का वर्गीकरण जो है वो 5 आधारों पर किया गया है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से 5 आधार माने हैं वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आगे इन्होंने जो अपना 13 क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर रीजन दिया है उसको। ठीक है, तो पहला इन्होंने जो विटलसी ने माना है अपना वर्गीकरण का आधार वो है फसल और पशु संयोजन, पशुधन संयोजन, यानी कि क्रॉप एंड लाइवली स्टॉक एसोसिएशन। ठीक है,
तो इसको पहले हम लोग समझते हैं गाइस कि फसल और पशुधन संयोजन क्या होता है। तो फसल और पशुधन संयोजन यानी कि मान लीजिए आप लोगों के पास इतना बड़ा एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें आप लोग यहाँ पर कृषि कर रहे हो, यहाँ पे पशुपालन कर रहे हो। तो गाइज कृषि के अंदर जैसा कि हम लोगों ने देखा पशुपालन भी आता है, कृषि का ही पार्ट है। जैसा कि यहाँ पे फसल उगा रहे हो, यहाँ पे पशुपालन कर रहे हो, तो दोनों अगर एक ही भूमि पे दोनों क्रिया किया जा रहा है तो इसी के आधार पर इन्होंने जो है अपना पहला जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मतलब इसी बेसिस पे अपना वर्गीकरण का आधार माना है कि हम लोग जो है पशुधन और फसलों को एक साथ कैसे हम लोग एसोसिएशन करके उससे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, किस किस तरह से हम लोग लाभ उठाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए वाणिज्यीकरण की दर यानी कि जो कॉमर्शियलाइजेशन का रेट क्या है। यानी कि अगर एक कृषक है, ठीक है, एक किसान है, तो वो किस लिए अपना जो है कृषि कर रहा है। क्या वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि कर रहा है, या फिर व्यापार के लिए कर रहा है, या फिर लाभ की दृष्टि से कर रहा है। तो गाइस वाणिज्यीकरण की दर यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन का रेट कितना है। ठीक है, अगर एक किसान छोटा किसान है, छोटा फैमिली है, ठीक है, तो वो तो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि करेगा। लेकिन वहीं पर अगर एक बड़ा किसान है, ठीक है, तो वो तो कॉमर्शियलाइजेशन के लिए भी करेगा। उनके पास कैपिटल अधिक है, ज़मीन अधिक है, ठीक है, तो उनके पास अपना पूंजी अधिक लगाएंगे और अपना जो है वाणिज्यीकरण के लिए मतलब कि लाभ की दृष्टि से अपना जो है उत्पादन करेंगे फसलों का। तो ये हो गया दूसरा, वाणिज्यीकरण की दर मतलब कॉमर्शियलाइजेशन जो होता है, ठीक है, बेचने के लिए अधिक उत्पादन करते हैं। अब थर्ड नंबर जो आधार माना है, इन्होंने क्या बोला है कि मशीनीकरण की दर यानी कि डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनीकरण का दर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए मशीनीकरण यानी कि एक कृषक है मान लीजिए, उसके पास दो कृषक है मान लीजिए। एक कृषक के पास जो है अपना परंपरागत तरीके से खेती करता है, जो हल और बैल से अपना खेतों को जोतता है और ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करता है, ज़्यादा उनके पास मशीन नहीं है, पूंजी नहीं है, ठीक है, और इनका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा नहीं है। और वहीं पर एक किसान जो है पूरी तरह से संपन्न है, उनके पास अधिक ज़मीन है, अधिक पूंजी है, तो वो अधिक से अधिक मशीनीकरण का उपयोग करेंगे। अगर उनके पास अधिक ज़मीन है गाइस, तो वो मशीनों से ही अपने खेतों की जुताई करेंगे, अपना सारा जो है फसल की कटाई मशीनों के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, तो मशीनीकरण की दरों के आधार पर यानी कि कितना मशीनों का उपयोग हो रहा है कृषि में, एग्रीकल्चर में, उसके आधार पर भी अपना वर्गीकरण दिया है। अब चौथा देखते हैं गाइज, इनका चौथा वर्गीकरण है भूमि उपयोग की गहनता। यानी कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कृषि इसी के अंदर आ जाता है गाइज। मान लीजिए ये ज़मीन का टुकड़ा है आपके पास और इसमें जो है एक किसान जो है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए केवल अपने परिवार का पालन पोषण के लिए कृषि कर रहा है। तो गाइज ये हो जाएगा इंटेंसिव कृषि के तौर पर। ठीक है, और एक्सटेंसिव कृषि में आ जाता है कि जैसे कि इसमें जो है अधिक से अधिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जा रहा है, अधिक से अधिक पूंजी लगाया जा रहा है, ठीक है, बड़े बड़े ज़मीनों में खेती किया जा रहा है। तो इसमें मेनली पर्पस होता है कि कॉमर्शियलाइजेशन इसी के अंदर भी आ जाता है। जैसे कि अधिक से अधिक उत्पादन करना उनका लक्ष्य होता है ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। और वहीं एक कृषक होता है जो अपने केवल जीवन निर्वाह के लिए ही एक ज़मीन के टुकड़े पर खेती करता है। तो इसी को जो है भूमि उपयोग की गहनता यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज़ है उसके आधार पर अपना जो है वर्गीकरण दिया। और जो पांचवा आधार माना है विटलसी ने, वो है संरचनात्मक घटक यानी कि टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग एसोसिएशन विथ एग्रीकल्चर। यानी कि संरचनात्मक घटक यानी कि उनका जो है एग्रीकल्चरल में कितने टाइप्स के जो है न्यू न्यू थिंग्स का वो इन्वेंशन कर रहे हैं, कैसे न्यू तरीके से अपना संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इसके बेसिस पर भी तो टोटल इन्होंने जो है 5 आधारों पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं, ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। विटलसी ने जो है टोटल 13 एग्रीकल्चर रीजन दिए हैं। वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर रीजन है उसको बांटा है 13 भागों में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग।
तो जो पहला इन्होंने बांटा है गाइस पहला भाग में, वो है चलवासी पशुचारण। चलवासी यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि एक जगह से ये लोग अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। और यहाँ पे चलवासी पशुचारण का मतलब ही हो गया गाइस, अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे पशु को चराने के लिए प्राकृतिक घास उपलब्ध होती है, लेकिन जो है मौसमी परिवर्तन के कारण वो जो घास है वो सूख जाती है, गर्मी के दिनों में सूख जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उनको अपने पशुओं को पशु के चारा के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो ये चलवासी पशुचारण पहला डिवीज़न हो गया। इसी के अंदर इन्होंने बताया जैसे एक्सटेंसिव फार्मिंग, जैसे कि सवाना प्रदेश के फलानी रीजन वगैरह हो गया, अफ्रीका, मसाई, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं दूसरा जो है, ये सारा आप लोग नोट करते जाइएगा पूरी तरह से गाइस। अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, खुद से लिखा हुआ हूँ, ठीक है। और इसे अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर में है स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा मध्य अफ्रीका के झाड़ीदार वनस्पति क्षेत्रों में प्रचलित मानव श्रम का उपयोग। यानी कि गाइस स्थानांतरित कृषि, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है, जैसे कि पुराने समय में क्या होता था कि लोगों के पास उतना जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब इन्वेंशन नहीं हुआ था, उपयोग नहीं करते थे। तो एक जगह पे कृषि करने के लिए उन्होंने वे जंगल को साफ करके काट करके जला के वहीं पे कृषि करते थे, और जैसे उसका जो है एक ही जगह पर उर्वरता खत्म हो जाता था, ठीक है, ज़मीन का जो है उत्पादन क्षमता खत्म हो जाती थी, तो वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जंगल को साफ करके जला करके कुछ समय के लिए वहाँ पे खेती किया जाता था और फिर उत्पादन हो जाने के बाद वो पुनः दूसरे जगह पे चले जाते थे। तो इसमें देखिए ये इसमें जो है सामूहिक तौर पर कृषि किया जाता था, अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। ये जो है ये दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया आदि क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में इसे झूम खेती बोला जाता है, श्रीलंका में चाइना बोला जाता है और फिलीपींस में कैनजिन बोला जाता है और अमेरिका और अफ्रीका में मिल्पा बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस कि किस रीजन में कौन सा नाम से इसे बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए थर्ड जो एग्रीकल्चर रीजन है वो है प्रारंभिक स्थायी कृषि, यानी कि रूडिमेंटल सेडेंटरी, ठीक है, रूडिमेंटल सेडेंटरी